डू यू रिकमेंड हैविंग सेक्स ऑन पीरियड्स? और या ये मतलब मिथ बनाया हो कि पीरियड्स पे कभी सेक्स नहीं करना चाहिए? ओरल सेक्स की हम बात कर रहे थे, राइट? क्या सेफ होता है ओरल सेक्स, या फिर कोई STI स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं इसमें? मुझे लगता है जैसे सिगरेट के बॉक्स के ऊपर बना हुआ आता है ना कि कैंसर होने के चांसेस हैं, आई गेस कॉन्डम्स में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं. So before we dive in, kindly let our listeners know about you a little bit more. Can you share a bit about your journey and what inspired you to choose this profession, and what drives your passion to this work? बेसिकली अ होम्योपैथ, ठीक है, एंड देर आर सो मैनी पेशेंट्स जो ऐसी बातें कर नहीं पाते हैं, एंड वी आर लाइक अ सेकेंड साइकियाट्रिस्ट कि हमें हर चीज़ जाननी होती है, हमें हर चीज़ को जानना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और वो आपके सेक्सुअल हेल्थ पे क्या दिक्कत दे रहा है. एंड दिस लाइक मुझे वो लगा कि नहीं, इस पर मुझे काम करना चाहिए. आई हैव सो मेनी पेशेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी, आई क्योर्ड सो मेनी कपल्स कि फर्स्ट तो मेरे पास इनफर्टिलिटी के ही केसेस आए थे, एंड देन आई ट्राइड कि हर एज ग्रुप पे मुझे इस पे जाना चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग जब प्यूबर्टी आती है, उसके बाद एडल्ट्स, एंड देन इवन ओल्डर. सो आई एम गेटिंग इनटू इट. So we will get into how you manage your patients, कैसे आप बात करते हो उनसे, कितना एक तरीके से ये एक थेरेपी सा हो जाता है बिफोर, बिकॉज यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, देन यू हैव टू गेट इनटू व्हाट दे वांट टू हियर. तो दैट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग है ना, एंड आई थिंक आवर लिसनर्स आर ऑलरेडी हुक्ड अबाउट योर वर्क, दैट व्हाट यू डू. सो टुडे we'll be exploring the importance of sexual health for women, men, kid, or if you are in your mids, right? And we will go into vast of it, क्या क्या इसमें और चीज़ें होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी नहीं होता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू ब्रेक सम सोसाइटल टैबूज जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी ने बनाए हुए हैं अगर मैं कहूँ तो. एंड we will be talking about intimacy and how you can manage intimacy in your modern kind of relationships, I believe. We will be getting a lot of inputs from you. I can't wait. I'm so excited. So let's just start, है ना? So let me clear this कि why there is so much hesitation, or why no one is talking about sexual health, or if sex, if I may say so, right? And why it is considered a big taboo in India. Currently, these days, a lot of scenarios are happening around us. So why it has become a so societal taboo? लुक, ये ना, हमारे जो ओल्डर्स हैं, जो पुरानिक लोग हैं, उन लोगों को भी अच्छा एक पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं मिला है कि पर्टिकुलर इस एज पे हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए. दे आर टेकिंग सेक्शुअल एजुकेशन इज, अरे ये गंदी चीज़ है, इसको बात नहीं करना चाहिए. तो दे आर वेरी मच शाय अबाउट इट कि नहीं नहीं, ये बातें करेंगे तो इट्स लाइक जेनिटल्स के बारे में बात करना ना, पुराणों में बिल्कुल अच्छा नहीं कहा गया है. कामा सूत्र वर्ड सुन के इज़ लाइक ये क्या कह दिया. सेक्स वर्ड उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. करना इज़ ओके, दिस इज़ नेचुरल, बट द वर्ड इज़ लाइक ये हमने क्या कह दिया, हमें पाप लग जाएगा. पहले के लोगों की धारणाएं थी, उनका सांस्कृतिक धारणाएं. तो इस वजह से दे आर, हम नहीं बात करेंगे, अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें. हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट? कैसे ये हम बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं? हाउ डू यू अवेयर पीपल रिगार्डिंग सेक्स और सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग? लोग, सबसे पहले हमें बच्चों की अगर बात करें, पेरेंट्स पूछते हैं हम कैसे उनको बताएं, कैसे स्टार्ट करें, या स्कूल में सेक्स एजुकेशन स्टार्ट होना चाहिए, उनको ये लगता है. तो बिफोर स्कूल का सेक्स एजुकेशन हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए, है ना. पेरेंट्स को उन्हें बताना चाहिए. बच्चे छोटे हैं, 3 से 5 साल के हैं, तो उन्हें बताए कि ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं. हम उन्हें सिखाते हैं आँखें हैं, या आइज़ है, या नोज़ है. वैसे ही हमें उन्हें जेनिटल्स के बारे में बताना चाहिए कि भाई ये वजाइना है, ये पीनिस है. पर्टिकुलर जो वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सिंपली तरीके से. जो एनाटॉमी हम बताते हैं वो हम यूज़ करें. कोई फ़नी नेम्स नहीं यूज़ करें. लाइक हमने देखा होगा पेरेंट्स क्या होते हैं कि अरे इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया, अलग अलग नामों से बोलते हैं. तो वो चीज़ सबसे गलत है, सबसे पहली चीज़.
एंड देन धीरे धीरे करके जब एज अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट हमें से यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स एडुकेट हो जाए कि हमें ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, ये समझना है, एंड देन वो एडुकेट कर सकते हैं अपने बच्चों को भी। राइट। तो बेसिकली बचपन से ही इन बातों में अगर बातों को बताया जाए तो इट विल हेल्प देम फर्दर गोइंग अहेड, जो भी उनकी लाइफ में आगे चीज़ें होने वाली हैं या वो अपने आप के शरीर में चेंजेस लाने वाले हैं, सो दे विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एज अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ना हम अगर बातें करें कि ऑर्गन्स हो जाए, ऑर्गन के बारे में, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, काम क्या है उसका, ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, रिलेशनशिप्स के बारे में, फिजिकल इंटीमेसी क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, एक दूसरे से पूछना, गुड टच बैड टच हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये टच गुड होता है, ये बैड टच होता है। तो हर चीज़ का नॉलेज हमसे शुरू होना चाहिए, एक पेरेंट से शुरू होना चाहिए। दे आर द फर्स्ट टीचर। और मेरे ख्याल से सेक्स एजुकेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बढ़ते हुए हम इतने केसेस देखते हैं। इफ़ आई वोंट टेक एनी पर्टिकुलर स्टेट नेम, पर बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बिलो द ईयर्स ऑफ 15 एज के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो सेक्स या रेप में इन्वॉल्व हैं, पॉक्सो चार्जेस उन पे लगते हैं, बट ओनली इफ दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड और वेल टॉट अबाउट अ सेक्स एजुकेशन। अगर ये हम बताएंगे तो हो सकता है इन केसेस में भी डिक्लाइन आए और लोग जागरूक हों इनसे बात करने के लिए। ऑब्वियसली अगर नहीं सिखाएंगे, खुल के बात ही नहीं करेंगे, एक ओपन कम्युनिकेशन होना ना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सेक्स वर्ड यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ नॉट मीन कि वो सेक्स ही है, एक इंटरकोर्स है। देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्स। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ओपन कम्युनिकेशन होना ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें या फिर आपने कभी अपने करियर में फेस करी हो जो कपल्स, सिंगल्स, बच्चे, बूढ़े आपसे डिस्कस करते हैं? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट दे फेस? बच्चों से स्टार्ट करें तो मेल्स में अलग चीज़ें आती है। कभी कभी तो वो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि हमारी बियर्ड नहीं आ रही है, मतलब दे आर लाइक 10-11 ईयर्स, कम ही है। दे आर लाइक अरे मेरी बियर्ड नहीं आ रही है, मेरे दोस्तों की आ गई है। फीमेल्स में पीरियड नहीं आ रहा है, 15 साल की हो गई लड़की, पीरियड नहीं आ रहा है, या किसी का 10-11 साल में आ गया। अब तो खैर बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि 10-11 साल में लड़कियों का पीरियड आ जाता है। पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स अ मिथ कि अगर पीसीओएस हो गया तो हम प्रेगनेंसी में कंसीव कर नहीं पाएंगे, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। देन हम एडल्ट्स पे जाएं, थोड़े से टीनेजर्स या इन सब पे, तो मास्टरबेशन की एक दिक्कत, कुछ बहुत एडिक्टेड होते हैं मास्टरबेशन के कि हमसे रुका ही नहीं जा रहा, हम क्या करें। कुछ लोग होते हैं कि हमें सेक्स की डिज़ायर ही नहीं हो रही है, किनको बहुत डिज़ायर है, किन्हीं को कम डिज़ायर है। देन एडल्ट्स की तरफ जाते हैं, अलग अलग बीमारियाँ हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन लाइक जल्दी निकल जाना जिसको हम कहते हैं, या पीनस इरेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, मेंटेन ही नहीं कर पा रहे इरेक्शन। किन्हीं किन्हीं में डिलेड इजैक्यूलेशन मिलता है कि इरेक्ट हुआ रखा है लेकिन निकल नहीं पा रहा, ऑर्गेज़म ही नहीं हो रहा है। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ। फीमेल्स में ड्राइनेस मिल जाती है, एक वर्ड होता है डिस्परयूनिया, मतलब पेनफुल सेक्स। इतना ड्राइनेस हो जाता है उनमें कि सेक्स के दौरान हमेशा उन्हें पेन बना रहता है, पहले होता है, ड्यूरिंग होता है, आफ्टर दर्द होता है। तो देर आर सो मैनी डिजीजेस, मतलब मेरे पास तो लिस्ट बहुत सारी है, यहाँ पे मुझे हर एक को इलेबोरेट करना इज़ लाइक बहुत बड़ा आपका पॉडकास्ट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कि हाउ टू अवॉइड या हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू क्योर अ सेक्सुअल डिजीज, अ कॉमन सेक्सुअल डिजीज जो कि हो रही है आजकल, या फिर किसी भी डिजीज को, कोई भी सेक्सुअल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इज द रेमेडी, अगर मैं पूछूं तो? ओके, रेमेडी कोई पर्टिकुलर नहीं है। लाइक अगर हम पर्टिकुलर डिजीज़ की भी बात करें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ये मेनली ना एज हो जाता है, लाइक 45-50s में कॉमनली मिलता है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, जिसके लिए ना लोग वाइग्रा वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ रेमेडी। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफस्टाइल को जितना सुधारोगे, जितना डाइट बैलेंस रखोगे, थोड़ा सा वर्कआउट अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे, दिस इज़ ओनली द थिंग जो आप अपनी लाइफ को बैलेंस रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। योगा इज़ बेस्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो कितना, अगर मैं कहूँ कि लोगों का ठीक होना एनी सेक्सुअल डिजीज से कितना परसेंटेज चांसेस होता है?
इट डिपेंड्स ऑन उनके खुद पे, वो कितना साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, ठीक है, ये बहुत ही कम एज के लोगों में मिल जाता है। जो फर्स्ट टाइम करने वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि भाई मैं क्या करूँगा, या किन्हीं लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस से उनको ये लगता है कि यार पिछले बार तो गलत हो गया था या गड़बड़ हो गई थी, नेक्स्ट टाइम तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो ये जो चीज़ है ना, स्ट्रेस और ये सब दिमाग में, ये सब पहले निकालना पड़ेगा अपने को कि नहीं यार ऐसा नहीं है, अभी पूरी लाइफ बाकी है, आगे बहुत अच्छा करना है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस विल बी कि यार इससे ज़्यादा अच्छा करूँगा, है ना। तो हमारी साइकोलॉजी है सारी। बेसिकली लोग क्या है, सेक्स को एग्जाम की तरह ले लेते हैं कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, है ना, कहीं फेल ना हो जाऊं, पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो मेरे ख्याल से कैसे सेटिस्फाई होगी, व्हाट अगर मैं पूछूं वहां से, हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमेन। वुमेन को सेटिस्फाई करना आप किसी पर्टिकुलर एक्ट पे नहीं कह सकते हो, ठीक है। विमेंस की बात करूँ मैं तो दे लाइक वेरिएशंस। सेक्स की ना 3 स्टेजेस होती हैं, फोरप्ले, इंटरकोर्स और आउटप्ले। तो मेरा ये कहना है या मैं एडवाइस देती हूँ कि आप जितना फोकस करो ना, फोरप्ले पे ज़्यादा फोकस करो। इंटरकोर्स डायरेक्टली आप क्विक उस पर जंप करोगे, इट विल नॉट वर्क। फोरप्ले जितना लंबा कर पाओगे, जो आप ये कहते हैं ना कि यार मैं तो इतनी देर कर ही नहीं पाया, 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि आप जल्दी में रहते हो, इतनी हरी नहीं करनी है आपको इंटरकोर्स के लिए। आप फोरप्ले में आप, देयर आर सो मेनी स्टेप्स ऑफ फोरप्ले, कडल कर सकते हो, देयर आर सो मच किसेस एंड मैनी मोर। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, अपनी बंदी की बॉडी को एक्सप्लोर करो। इसमें क्या रहता है, अब आइडियल सेक्स ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है कहीं। अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज द एवरेज और आइडियल सेक्स ड्यूरेशन जो कि कॉमन कपल्स में होती है, और इट्स एवरेज, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा, व्हाट इज द आइडियल लाइक टाइम। आइडियल कुछ नहीं होता है, ठीक है। एवरेज की बात करूं, रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने साइंटिस्ट ने दे रखा है कि 5 से 15 मिनट इज एवरेज, कि इतना ड्यूरेशन एक नॉर्मल एक इंडियन मैन के लिए, ठीक है। आइडियल कुछ भी नहीं है, सब अपने कपल्स अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। किन्हीं का 2 मिनट भी, अब ज़रूरी नहीं है ना कि एक कपल, एक को चाहिए कि 5 मिनट चाहिए तो एक को चाहिए कि मुझे 15 मिनट चाहिए। मेल फीमेल की बात करें तो ये एक आइडियल नहीं हो गया, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। अगर दोनों पर्टिकुलर टाइम में सेटिस्फाई हो रहे हैं, दिस इज़ द आइडियल फॉर देम, उनकी बॉडी के लिए, उनकी इंटीमेसी के लिए। तो जिसका जितने में हो रहा है उसके अलावा भी, पर सेटिस्फाई जितने में हो रहा है उतने में सही है। देयर इज नो, जज मत करो अपने आप को कि भाई 2 मिनट में हो गया, 5 मिनट में हो गया, तो ये इट डिपेंड्स। कंपेयर कभी मत करो। देखो है ना, कई बार आपने देखा होगा पेयर ग्रुप्स जो होते हैं, दे आर शेयरिंग दिस कि यार मेरा इतनी देर तक हुआ, या गर्ल्स ग्रुप में भी ऐसा होता है कि मेरे बंदे ने इतनी देर तक किया, यार मेरी तो इतनी ही हो गई, इतने जल्दी वेट हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारी बॉडी की इतनी ही कैपेबिलिटी है कि इतना ले सकती है, इतना झेल सकती है, तो उतने में सेटिस्फाई हो। तो बेसिकली जितना भी ये पॉर्न मूवीज में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ वाकई में नहीं होता है। पॉर्न को देख के तो बिल्कुल, पॉर्न को अपना मोटिवेशन मत बनाओ, वो एक्टर्स है, उनका काम है एंटरटेन करना, है ना। तो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि हाँ इनको इतनी देर तक करना ही है। तो अगर मैं पूछूं कि सपोज वाइग्रा है, राइट, इट हेल्प्स इरेक्टाइल फंक्शन में, कई बार जिनको है उसमें भी शायद हेल्प करता है, और या फिर टू स्ट्रेच योर सेक्स अ बिट मोर, थोड़े टाइम और के लिए, मेरे ख्याल से। कैन यू जस्ट डिफाइन अस व्हाट एग्जैक्टली अ वाइग्रा डज। लुक, वाइग्रा अगर आप उसके यूजेस की बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि एक नॉर्मल पर्सन जो कर रहा है, एक नॉर्मल ड्यूरेशन तक कर रहा है तो वो ले। इट्स फॉर ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना। ये एक मेडिकेशन है, कोई ये तरीका सप्लीमेंट नहीं है कि आप सेक्स ज़्यादा देर तक करोगे, तो इसको एज अ सप्लीमेंट कभी भी मत लो। वो पर्टिकुलरली आपका इरेक्शन डिले कराती है, ठीक है ना, मतलब देर तक आपका इजैकुलेशन रोक करके रखती है। इसके अलावा आप नॉर्मल है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, और अगर लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें सबसे पहले। राइट, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। खुद दवाई लेने, खुद डॉक्टर बनने से पहले किसी असली डॉक्टर को कंसल्ट करें। और मैं अपनी ऑडियंस को भी यही रिकमेंड करूँगा कि वी हैव आकांक्षा ऑन बोर्ड, एनीबडी हैव एनी इश्यूज दे कैन ओपनली कंसल्ट विद हर। इंस्टाग्राम आईडी, और अगर नंबर चाहिए तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं
कि मेरे को सपोज आई डोंट वांट टू टेक एनी मेडिकेशंस और अ कॉमन पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी मेडिकेशन, मेरा सब सही चल रहा है, पर स्टिल मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा लेना या कोई फूड हो जो मेरी सेक्स ड्यूरेशन को एनहांस करे या फिर मेरे सपोज पीनिस को एनलार्ज करे या फिर कोई भी ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इट्स काइंड ऑफ होम रेमेडी और इट्स नॉट मेडिसिनल और एनी काइंड ऑफ ड्रग, कोई ऐसे फूड की चीज़ें, कोई ऐसे सीड्स हों जो मैं खाऊं और यू नो एवरीथिंग इज एट गुड. देर आर सो मैनी फूड्स यू कैन टेक, लाइक वाटरमेलन को ना नेचुरल वाइग्रा कहते हैं, एज इट हाइड्रेट्स योर बॉडी. ठीक है, कई सारे लोग लहसुन लेते हैं बिफोर द एक्शन, इंटरकोर्स के पहले, कि नहीं इससे इरेक्शन अच्छा होगा, मैं अच्छा परफॉर्म, स्टेमिना बढ़ाने के लिए. अगर मैं लहसुन खा रहा हूँ तो मेरे बैड ब्रेथ का इशू नहीं रहता है वाइल हैविंग सेक्स. उसको आप हनी के साथ यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ बहुत अच्छा है, हनी के साथ बहुत अच्छा यूज़ है और लोग करते हैं. Even I have heard, right, even before gym also people do take garlic और है ना और अदरक मतलब with honey and it really enhance the performance. इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर. सो वो जैसी प्रेशर बढ़ाएगा मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ रहा है, मतलब पीनिस में भी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो इरेक्शन अच्छा खासा रहेगा एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम. So अगर आपको कपल जैसे आते हैं आपके पास, what are the problems that they face in a relationship or in a sexual relationship if I may say so? मोस्ट ऑफ द कपल्स तो इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, कोई प्राइमरी के लिए कि पहला ही बच्चा नहीं हो रहा है, कोई सेकेंडरी के लिए कि पहला हो गया है दूसरा अब नहीं हो पा रहा है, तो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए. इसके अलावा आते हैं कि उनकी सेक्शुअल लाइफ नहीं अच्छी चल रही है, कि वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है किसी को तो वो उतना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा और दे हैव सेक्शुअल इश्यूज, लाइक इनका छोटा पीनिस है तो अंदर ही नहीं जा पा रहा है, इतनी डीपनेस ही नहीं आ रही है, तो आई हैव टू सजेस्ट देम काइंड्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ सेक्स पोजीशन. ठीक है, खुल करके बात करने की ज़रूरत है कि आपको ये पोजीशन नहीं अच्छी लग रही है, उनकी क्या डिज़ायर है, उनको क्या ज़रूरत है करने की, फो प्ले में वो और क्या ऐड कर सकते हैं या सेक्स टॉयज़ का वो यूज़ कर सकते हैं. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस आई हैव, अलग अलग चीज़ के लिए. तो अगर जो आपने बताया फॉर एग्जांपल दे आर नॉट गेटिंग सेक्सुअली सपोज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर है ना, what do you suggest such couples how they can incline both of them to have a good natural sex? मोस्ट ऑफ द टाइम ना दे गेट बोर्ड कि हाँ इस दिन सेक्स करेंगे, इतने टाइम सेक्स करेंगे, हो गया, तो वो बोर हो जाते हैं कि यार यही क्या कर रहे हैं हम, तो दे नीड वेरिएशन. ऐसे लोकेशन चेंज करो, है ना, डेट नाइट, सरप्राइज डेट नाइट्स प्लान करो, गिफ्ट्स दो. गिफ्ट्स भी इस लाइक कि नहीं यार वो ऐसे जो टेडीज चॉकलेट्स जो अभी वैलेंटाइन वीक्स पे चल रहे हैं, नहीं, जो आपके BDSM गेम्स आते हैं, कपल प्ले कार्ड्स आते हैं, ट्राई दीज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. डोमिनेशन और सबमिशन वाला एक बहुत अच्छा वो है रोल प्ले वाला, तो ये चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. तो BDSM गेम्स के साथ याद आया मेरे को, वाइल आई वाज इन बैंगलोर था कोई है ना जिसने मेरे को ऐसा ही कामा सूत्रा का अमेजोन पे अवेलेबल है, इट्स अ गेम है ना, दे गिफ्टेड मी दैट and it was really fun. I don't know I should say this, but I mean I may get bash on this, but yeah, it was really fun and I guess ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप ट्राई करो अपने रिलेशनशिप में, it makes it healthy and it helps you to get to know that person very well as well in many ways I believe. समटाइम्स पीपल ना इंटीमेसी इज़ लाइक वो समझ लेते हैं कि हाँ सेक्स कर लेंगे. इंटीमेसी इमोशनल बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंस्टेड ऑफ फिजिकल. नो सेक्सुअल टचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को डीपन करने के लिए. तो जितना सेंशुअल टचेस हम देंगे या टाइम निकालो मसाजेस दो, है ना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हेल्प देम अ लॉट. तो how one can satisfy है ना any person who is suppose I am going through ED, right, I am going through erectile dysfunction and my partner says that I am not interested in you anymore because you don't have that power anymore, right? So what will you suggest me, what can I do in this case? In this case I'll suggest you some kind of food supplements as well as Viagra यहाँ पे आपके बहुत काम आएगी कि आपको अब एक्ट में जाना है तो 1-8 घंटे पहले आप Viagra ले सकते हैं.
क्योंकि यू नो इट कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन. Along with that, I'll suggest some kind of workouts, exercises. Kegel exercises जो होती है ये आपकी pelvic floor के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है. तो you have to do it on the daily basis. सो बेसिकली अच्छा खाना पीना और थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज. sleep, 7 to 8 hours of sleep proper होनी चाहिए. सो प्रॉपर स्लीप से क्या लेना देना है, मतलब मेरी सेक्स परफॉर्मेंस का? एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है कि इतने टाइम पे हमारी बॉडी एक्टिव होती है एंड उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको रेस्ट चाहिए होता है. ठीक है, पूरे टाइम हम मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड रहते हैं, तो द बॉडी नीड्स रेस्ट एक्चुअली. तो उसके लिए हमारी स्लीप एवरेज जो मानी गई है 7 to 8 आवर्स आपको रेस्ट ज़रूरी है फॉर अ बेटर सेक्शुअल परफॉर्मेंस. ओके, दैट्स रियली गुड टू नो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बंदा सोता नहीं है और सपोज अगर मैं सोया नहीं है ना और मैंने सेक्स कर लिया तो आई डोंट परफॉर्म दैट वेल. सो मे बी दैट इज अ मसल माइंड कनेक्शन. मसल माइंड कनेक्शन प्लस यू हैव अ थॉट इन योर माइंड कि यार मैं सोया नहीं हूँ, तो आधा ध्यान तुम्हारा नींद पे जाएगा कि यार मेरा नींद पूरी नहीं हुई है, मैं एनर्जेटिक हूँ नहीं उतना. दैट्स वेल सेड. तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स अगर आप दोगे किसी सेक्सुअल कपल को, और कपल फ्रेंडली टिप्स कहूँ, या फिर मैं किसी सिंगल को कोई टिप देनी हो कि दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म वेल, या फिर दैट्स हाउ यू कैन हैव अ सेफ सेक्स, दो चीज़ें अलग हैं मेरे ख्याल से ये. You are asking two questions. You are asking about the position and as well as the contraception. Exactly. So how, please define us both and how you recommend us to go with it. Look, about the sex position, there are many positions. लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती है जो या तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वालों के लिए या जिनका पीनिस साइज थोड़ा छोटा होता है, जो उनको लगता है ऐसा, तो उनके लिए बहुत अच्छी है या फीमेल्स को ज़्यादा पसंद आती है. अक्सर फीमेल्स को पसंद आने वाली पोजीशन होती है सबसे टॉप मोस्ट मिशनरी पोजीशन. साइकोलॉजिकली दे आर लाइक हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें दे मेंटली दे आर एट द रेस्ट पोजीशन कि हाँ हम रेस्ट कर रहे हैं, तो मिशनरी इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर देम. अलॉन्ग विद दैट अगर कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं तो डॉगी स्टाइल पोजीशन जिसमें उनके पार्टनर को पूरा डोमिनेंस मिलता है, पूरा कंट्रोल उनके पार्टनर के हाथ में होता है, तो दे लाइक दिस. जो लड़कियों को पसंद है कि हमारे पार्टनर के हाथ में कंट्रोल हो, तो दे लाइक डॉगी पोजीशन. किन्हीं को पसंद होता है कि हम डोमिनेट रहें, तो उनके लिए होती है काउगर्ल पोजीशन या रिवर्स काउगर्ल पोजीशन. तो उसमें उनकी डीपनेस तो जाती है प्लस पूरा कंट्रोल बंदी के हाथ में होता है. तो यही कुछ पोजीशन है. स्पूनिंग पोजीशन होती है, वो उन्हें पसंद आती है. स्टैंडिंग पोजीशन होती है जो क्विक एक्ट होता है, तो क्विक एक्ट के लिए आप स्टैंडिंग पोजीशन यूज़ कर सकते हो, वो भी डीपन रहती है, तो वो भी किन्हीं लड़कियों को पसंद आती है. इवन मेल्स भी ये कर सकते हैं. इट्स गुड. तो अगर मैं कहूँ कि अगर मेन को क्या पसंद है वो तो ऑन टॉप है, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट, मतलब मेन डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दैट सिनेरियोज. पर क्या ऐसा हुआ है कि सब कुछ सेफ हुआ, द कॉन्डम यूज्ड वेल, वी हैड अ गुड सेक्स, बट स्टिल प्रेगनेंसी हो गई या फिर कोई STI ट्रांसफर हो गई, एनी UTI इशू रेज हो गया, ऐसा हो सकता है? अगर आप कॉन्डम सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, इफ़ यू यूज्ड कॉन्डम और वो सही साइज़ का है, सही टाइप का है आपके लिए, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. लुक, अगर थोड़ा सा साइज़ लूज़ हो जाता है तो कॉन्डम स्लिप हो सकता है, और अगर टाइट कॉन्डम होगा तो भी दिक्कत है क्योंकि वो फट सकता है. एंड इसके अलावा अगर आपने साइज़ भी राइट यूज़ कर लिया फिर भी ऐसे चांसेस हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपने कॉन्डम सही से पहना नहीं हो, क्योंकि जो ऊपर का स्पेस होता है उसको हमेशा स्पेशियस रखना होगा टू कलेक्ट द स्पर्म. और कई लोग होते हैं कि पूरा अंदर चढ़ा लेते हैं, वो स्पेस ही नहीं देते, एयर बबल्स बन जाते हैं, उस वजह से फट जाता है. तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं. हाँ, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि विच साइज फिट्स यू बेटर. राइट. सो अगर मैं कहूँ कि कॉन्डम कैसे वर्क करता है वो हम जानते हैं, राइट, बट कैन यू एक्सप्लेन द करेक्ट वे टू यूज अ कॉन्डम टू एंश्योर अ मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी और आई से मैक्सिमम इफेक्टिवनेस? लुक, वॉट एवर कॉन्डम यू आर यूजिंग, सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक करो. हमेशा कोई भी कॉन्डम यूज़ करो जो तुमको लग रहा है,
इसके अलावा जब तुम उसे ओपन करते हो तो कभी भी टीथ का यूज़ मत करो, तब भी वो टीयर हो सकता है, क्योंकि पीपल नाउ डेज आर यूजिंग अल्ट्रा थिन कॉन्डम्स, तो देर इज़ वेरी रिस्की थिंग कि अगर आप टीथ से उसको ओपन कर रहे हो। सही तरीके से उसे रोल आउट करना, जब आप पीनिस पर चढ़ाते हो तो वो सही जगह से हो रहा है या नहीं, वो आप देखना पड़ेगा। पूरा रोल करना है, हाफ वे में नहीं छोड़ना है, तब भी नहीं तो दिक्कत करेगा, वो स्लिप हो सकता है या स्पर्म बाहर स्पिल आउट हो सकता है। मुझे लगता है जैसे सिगरेट के बॉक्स के ऊपर बना हुआ आता है ना कि कैंसर होने के चांसेस हैं, आधा डब्बा उससे भरा होता है। आई गेस कॉन्डम्स में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, और मैं तो कहता हूँ मतलब पूरे डब्बे पे ही आना चाहिए। कॉन्डम्स के साथ भी आपको छोटा सा ब्रोशर मिलता है, लेकिन लोग उसे थोड़ी पढ़ेंगे यार, वो इतनी जल्दी में होते हैं, वो उसको पढ़ेंगे कब? जल्दबाजी में इतने होते हैं बंदे कि दे डोंट फॉलो द गाइडलाइंस एंड हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और उसके बाद फिर आईपीएल का रोल क्या होता है यहाँ पे? आई हैव सीन मेनी यंगस्टर्स गोइंग टू केमिस्ट शॉप, गेटिंग आईपीएल, मेकिंग देयर गर्ल हैव दैट। इज इट गुड टू गो एंड इज इट गुड टू हैव? कैसे करना चाहिए, ये क्यों करते हैं? Some conditions it is okay, but frequent using of IPL it is not good। अगर आप एक यंग अडल्ट गर्ल को यूज़ करवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको यूज़ मत करो, समटाइम्स इट इज़ वेरी गुड। PCOS वाले लोग इसको यूज़ करवाते हैं क्योंकि आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करवाती है, बट जस्ट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आप हर बार उसका यूज़ कर रहे हैं तो इट कैन अफेक्ट योर साइकिल। इट कैन अफेक्ट इन मेनी अदर वेज कि अगर मान लो कल को इफ दे आई माइट हैव अ प्रेगनेंसी इशू क्योंकि मैंने आईपीएल ली थी उस टाइम, ऐसा हो सकता है? इट कैन बी कि आपकी बॉडी उसको किस तरीके से रेजिस्ट की है। अगर उसका रेजिस्टेंस पावर बन गया है, उस पर डिपेंड करेगा। आपने बहुत ज़्यादा यूजेज किया है तो हो सकता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो बट इट इज़ अ मेडिसिन दैट इज इजीली अवेलेबल, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली होती तो है, लेकिन टू सेल द मेडिसिन केमिस्ट तो दे देते हैं दे देते हैं। और समटाइम डॉक्टर्स क्या होता है ना कि अगर कोई फैमिली डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ही कोई पहचान का आ गया तो दे आर लाइक यार प्लीज़ दिलवा दे, तो मुझे दिलवाना पड़ेगा। राइट। अगर मैं बात करूं तो एन एस्टिमेटेड 47 मिलियन प्रेगनेंसीज अकर ईच ईयर इन इंडिया एंड 45% ऑफ देम आर अनइंटेंडेड, लाइक लड़की को चाहिए ही नहीं थी पर हो गई। तो इस केस में क्या होता है, आई हैव सीन पर्सनली, एक मेरे अभी नोन में हुआ था, डॉक्टर की तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत हो गई थी। नो ऑफेंस टू एनी पर्टिकुलर हॉस्पिटल और अ डॉक्टर, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ नॉट सेफ, है ना, प्रेगनेंसी तो क्लियर हो गई बट आफ्टर दैट अ वाइफ फेसेस अ लॉट ऑफ इशूज़, हेल्थ इशूज़, यूटीआईज भी हो जाती हैं। जैसे जो मेरे एक नोन में था उसमें था कि देयर वाज ब्लड क्लॉट इन द यूट्रस आफ्टर प्रेग्नेंट। तो ऐसे क्या हम इंश्योर करें आफ्टर प्रेगनेंसी सेफ्टी टिप्स अगर मैं जानना चाहूँ तो कैन यू रिकमेंड अस एनी प्रेग्नेंट लेडी और वुमेन हु इज वाचिंग दिस? अगर आप पर्टिकुलर प्रेगनेंसी यानी टर्म तक की बात कर रहे हैं कि जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो उसमें ये ज़रूरी है कि जब आप क्लियर कर रहे हैं पूरा एरिया, है ना, आफ्टर सर्जरी, तो वो पूरा अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। अदरवाइज जो भी रेसिड्यू बच जाएगा तो वो इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है, जैसे आजकल 18 से भी जो कम उम्र वाली का आपने बोला, तो दे डोंट नो हाउ टू अवॉइड दिस, या अबॉर्शन कैसे कराना है या इसके लिए हम क्या लें, तो वो लोग पिल्स ले लेते हैं, ठीक है। MTP किट्स आती है, जो पिल्स आती है जो डायरेक्टली आपका जो भी बन रहा है अंदर वो निकाल देगी, बट उसमें भी रेसिड्यू रह जाता है, बिकॉज दे डोंट नो कि ऐसा कुछ मेरे अंदर है जो इतना बचा हुआ है, इसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग पपीता खा लेते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड, बट नॉट एवरी टाइम इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पपीता खाओ और जितना अंदर बचा हुआ है उसको निकाल दो। यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन, जो ट्रस्टेड हो, आपको बिल्कुल सही तरीके की सलाह दे। राइट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लोग क्या होता है कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, क्या पता मेरे को मैं ठीक हो जाऊँ, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का अपना अंदर लेने की क्षमता अलग है ना, हर किसी की शक्तियाँ अलग है। पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा ले लिया तो मैं भी वही दवाई ले लूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। एटलीस्ट दे शुड कंसल्ट ऑफ देयर ओन डॉक्टर्स।
वो डरते हैं कि हम डॉक्टर से बोले कैसे, क्योंकि दे आर नॉट राइट एट दैट टाइम ना, कि हमने गलत तो किया है, हम सोसाइटी में एक्सेप्टेड पर्सन नहीं है, दे आर लाइक दैट। बट यही मैं कई चीज़ कहना चाह रही हूँ कि जितना हमारा ओपन कम्युनिकेशन होगा, जितना हम सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, तो दे आर फ्री टू से कि हाँ हमने ऐसा किया है, गलती हो गई है। एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है ना, एक्सेप्टेंस इज़ द की, कि हाँ हो गई है, अब नेक्स्ट बताओ। तो अगर मैं कहूँ कि आजकल रिसेंट सिनेरियो में अभी अगर आपने देखी होगी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी पेरेंट सेक्स के रिलेटेड। रणवीर अलाबादिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर इट्स ऑल इन पब्लिक, इट्स ऑल अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, सो इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एनी मोर। व्हाट इज योर स्टैंड? कैसे हम कन्वे कर सकते थे उस चीज को एज अ सोसाइटी इन अ बेटर वे और इन एनी मैनर व्हाटसोएवर? कैसे कैसे एक बात को कन्वे करना? बात को कन्वे करना इज डिफरेंट थिंग। हेयर व्हाट ही सेड अबाउट हिज पेरेंट्स इज रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। एंड ये तो सब पूरी दुनिया ने अब कह दिया है यार कि अब उस पर FIR है, ये सब है। बट जो उसके वर्ड्स थे, आप जानते हो, आपने देखा है, हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग हो जिनने ये चीज़ देखी हो या एक्सपीरियंस की हो, बट दे आर नॉट गोइंग टू से इन द पब्लिक कि मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा एंड देन आई स्टार्टेड। दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू स्टेट योर सेल्फ। राइट। तो क्या अपने पेरेंट्स से किसी भी सेक्स रिलेटेड बात करना कैसे एक बंदा आसान तरीके से कर सकता है, आइदर ओपन और इन अ नैरो वे? कैसे मैं अपने पेरेंट्स को कन्वे कर सकता हूँ कि सपोज अगर मेरे पे अब शादी का प्रेशर बना रहे हैं ना, और मेरे को शादी नहीं करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज अ मॉडल फॉर एवरी वन हु एवर इज फेसिंग, है ना। तो अगर मेरे को शादी नहीं करनी है ना, आई सपोज आई एम हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को समझाऊं? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, है ना, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। पर जहाँ पे ही कोई सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड बात आती है, वहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं किसी से बात शेयर नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूँ मैं? अगर किसी डॉक्टर से भी मेरे को कोई बात करनी है या किसी अपने से बात करनी है। तो यू आर आस्किंग अबाउट कि यू हैव सम काइंड ऑफ सेक्सुअल इशू, इस वजह से आप नहीं करना चाहते हो, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? और मेरे पे बट मेंटल प्रेशर इतना बना दिया जाता है कि नहीं, हर लड़के का दिन आता है, तेरे को भी करनी है। अरे भाई, अगर मैं कर लूंगा तो उस लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं एज इन अगेन द ऑडियंस एट लार्ज। तो कैसे वो कन्वे कर सकता है? आई गॉट इट। लुक, इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से हर चीज़ के लिए पहले ओपन होना होगा। इट्स नॉट अबाउट कि मैं अगर सेक्स की बात कर रहा हूँ तो ही मैं ओपन हो पाऊँ या नहीं। आपको फ्रेंडली माहौल घर पर बनाना होगा फॉर एवरी लिटिल काइंड ऑफ थिंग्स, कि मेरा डेली ये है, मुझे ये हुआ है, आज मेरे साथ ये हुआ, तब जाके सामने वाला आपकी बात सुनेगा कि मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे साथ ये सिम्टम हुआ है, आज मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टरबेशन शुरू से सिखा रहे हैं अपने घर में बच्चों को, तो दे आर वेरी फ्रेंडली अबाउट इट कि हाँ मास्टरबेशन इज़ नॉर्मल थिंग, तो मैं अपने घर में ये बात कर सकता हूँ। तो वैसे ही अगर आपको कोई सेक्सुअल इशू है तो आप डायरेक्टली कह दोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी पीनिस में अगर दर्द हो रहा है, तो वो आप कह सकते हो कि मम्मा मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो आई नीड टू कंसल्ट अ फिजिशियन, अ डॉक्टर। या मैं अगर आप डायरेक्टली वर्ड नहीं यूज़ कर पा रहे हो, उसमें भी आप डर रहे हो, तो यू हैव टू से कि मुझे एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कर लेना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि इसके अलावा मैं और क्या कर पाऊँगा, या मुझे अपने कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि मेरे माइंड में क्या है या हम आगे क्या चाहते हैं फॉर द फ्यूचर। राइट, दैट्स रियली वेल सेड एंड अप्रोप्रिएटली पुटेड इन वर्ड्स कि माहौल गर्म करने से पहले माहौल बनाना ज़रूरी है ना? तो अगर मैं एक बात पूछूं कि जितनी भी आजकल कोई भी मान लो, अगर कोई सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल जो चल रही हैं, है ना, उसको सोसाइटी एट लार्ज फिलहाल मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं करती है ना, उसको एक ही बहुत ही अजीब तरीके से ट्रीट करा जाता है उस बंदे को, है ना। मेरे ख्याल से इतना भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये, क्योंकि चीज़ें कभी भी किसी के साथ भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। आई हैव सीन people going to gym have amazing muscles and still having problems. I have seen जो बहुत दुबले पतले हैं बट उनके साथ सेक्स लाइफ उनकी बहुत अच्छी है, राइट? सो आई गेस दिस should be a normal new norm, normal norm
जो कि लोगों को बात करनी चाहिए इस बारे में। ऑब्वियसली तुम चिल्ला के किसी को मत बताओ, है ना, पर जो तुम्हारे अपने हैं उनको बता के, उन अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं। लोग पीपल आर टेकिंग जो अलग अलग बीमारियां हैं ना, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, इसको बिल्कुल रॉयल डिजीज़ मानते हैं कि हम अमीरों की बीमारियां हैं। क्यों भाई, सेक्सुअल हेल्थ भी तो है, वो भी बीमारी हो सकती है। तो इट इज़ नॉर्मल कि अगर आपको कोई बीमारी है, ऐसा मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि खुद को बीमारी होंगी लेकिन सामने वालों को वो ज़्यादा वो करेंगे कि अरे तुम्हें ऐसा है वैसा है। ये एक मेंटालिटी बहुत बुरी है कि वो अपने बारे में नहीं बता पाएंगे, जबकि अगर आप उसी को कॉन्वर्जेशन को ओपन रखोगे कि यार मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, तो दे कैन कम्युनिकेट वेल एंड हो सकता है उनकी बातों से ही कहीं उन्हें सोल्यूशन मिल जाए या किसी डॉक्टर के बारे में उन्हें पता चल जाए कि इसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। तो एक ओपन कम्युनिकेशन रखना, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इवन आई हैव रेड अ आर्टिकल रिसेंटली जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 60 to 70 or I say 75% of the men are facing at least one sexual health issue in their life or over the lifespan. उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक जरिए होती है, पर अगेन दे डू नॉट एड्रेस इट, कीपिंग इट प्राइवेट मेक्स इट मोर वल्नरेबल टू स्प्रेड। सबसे पहली चीज़ तो अपनी पार्टनर से बात नहीं करते हैं वो, बाकी दुनिया तो छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है दुनिया को बताना। अपनी पार्टनर को बताओगे ना कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है द पार्टनर विल मोर आपको ज़्यादा सपोर्ट करे, है ना। हो सकता है वो आपको कुछ रूल आउट करके दे या वो आपकी हेल्प कर पाए। तो सबसे पहले अपने पार्टनर को बताओ चीज़ें। अगर आप पार्टनर से खुल के बात करोगे ना, तो देर आर 90% श्योरिटी आप बाहर जाकर भी इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि आप डॉक्टर को भी नहीं खुल के बता पाते हो। एट द फर्स्ट विजिट बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, आते तो है मेरे पास, पर फर्स्ट विजिट में वो नहीं कह पाते जो उन्हें एक्चुअल में बताना होता है। फिर उनसे निकलवाना पड़ता है कि भाई सच सच बताओ, उनको मुझे कंफर्टेबल करना पड़ता है फर्स्ट। तो वही वही है ना, किसी ने सही कहा है कि एक डॉक्टर और एक वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, है ना। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो तुमने गलत करा, चाहे तुम सही हो, तुम सब बता दो। बताना पड़ेगा भाई, अब तुम फीस देकर आ रहे हो और वही बात नहीं बताओगे तो क्या मतलब है। तो हाउ ऑफन डू यू रिकमेंड, एक बंदे को जाना चाहिए या फिर इफ आई से एक कपल को जाना चाहिए टू कंसल्ट अ डॉक्टर और फॉर अ सेक्सुअल हेल्थ चेकअप? हाउ मच डू यू रिकमेंड अ पर्सन टू गो? लुक, ईयरली आपको एक बार चेकअप कराना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का फुल बॉडी चेकअप ले लो या सेक्सुअल हेल्थ चेकअप ले लो, ईयरली आपको करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल एक लाइफ जी रहे हो, इफ़ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स या फ्रीक्वेंट कुछ सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ्स भी आप चेकअप करवा सकते हैं। अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरे को ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो आपको पर्टिकुलर टाइम बताएंगे कि आप 3 महीने में चेकअप करवाओ, आप 6 महीने में चेकअप करवाओ, अलग अलग आपका टाइम पीरियड होगा। इसके अलावा वैक्सीन्स अवेलेबल है, क्योंकि आजकल जो जैसे कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर जो बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट कैंसर है ना फीमेल्स में, तो उसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। तो उसी तरीके से अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स अवेलेबल है। STIs का कैसे प्रिवेंशन करें उसको जानना ज़रूरी है। तो हर चीज़ का एजुकेशन जब तक हम नहीं देंगे, वो समझेंगे नहीं, तब तक वो डॉक्टरों से डरते ही रहेंगे। तो आई गेस एक बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, चेकअप बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बॉडी चेकअप हो, चाहे वो मतलब सेक्सुअल हेल्थ चेकअप हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। साल में एक बार करवाना चाहिए, जस्ट टू नॉट सेटिस्फाई योर सेल्फ, जस्ट टू या एग्जैक्टली जस्ट टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, है ना। और अगर मैं कुछ मिथ्स की बात करूं, है ना, मैंने बहुत अपनी लाइफ में मिथ सुने हैं, लोगों को बोलते हुए देखा है ना, पर क्योंकि मेरे पे अपना इतना ज्ञान नहीं था तो मैंने ज्ञान दिया नहीं, है ना। पर दुनिया में ज्ञान लिया बहुत है, ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत कुछ लिया है। पर अगर मैं बात करूं, कोई भी मेरे को आके बोलता है ना कि यार यू नो मास्टरबेशन जो है वो इंसान को बहुत कमज़ोर बना देती है, लाइक मास्टरबेशन मेक्स यू वीक, इज इट ट्रू? नो, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, मास्टरबेशन के बेनिफिट्स लोगों को पता ही नहीं है। वो कर तो लेते हैं एंड देन दे से कि यार मैंने ये कर लिया, ये गलत है। मास्टरबेशन से आपका जो स्लीप है वो बेहतर होता है। ठीक है, आपको समझ आता है कि आपकी बॉडी को क्या नीड है। ठीक है,
मास्टरबेशन आपको वीक नहीं बनाता अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट या वाइल्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं ना, एक रफ हार्श तरीका जो होता है वो नहीं कर रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर यू। तो ऐसा कभी मत सोचो कि इट मेक्स योर बॉडी वीक, नो, इट इज़ नॉट। राइट, इसके साथ मतलब बहुत, अगर आप एक्सेसिव ना करो तो एडवांटेजेस भी हैं, राइट, एंड इट गोज फॉर बेनिफिट ज़्यादा है, तो इट्स गुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। Both. Even people do daily, on daily basis they used to do masturbate, but उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो दूसरी चीजों में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, मतलब अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, उनको किसी और चीज से दिक्कत नहीं आ रही है। कई लोग होते हैं ना, मास्टरबेशन में उनका इतना ज्यादा ध्यान चला जाता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज से पीछे हो जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, जो रियल सेक्स होता है, उसमें इंडल्ज नहीं हो पाते हैं। तो वो अगर ऐसा हो रहा है तो मास्टरबेशन इज नॉट गुड फॉर यू, तब आपको रुकने की जरूरत है। ओरल सेक्स, इफ आई से सो, है ना, तो हाउ मच डू यू रिकमेंड टू हैव ओरल सेक्स, और या फिर मैं कहूँ तो भाई ओरल सेक्स मत करो, सीधा सेक्स कर लो, कैसे मैं इसको और बता सकता हूँ दुनिया को कि हाउ डिफरेंट थिंग्स। that exactly, that's what, as a common person, see if, as a common person I'll consider them both once maybe, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे इसके बीच? Look, masturbation is self-pleasuring, self-satisfying, you can say. And oral is what? Ki you are satisfying your partner while doing oral sex. ठीक है? तो masturbation is different thing. ओके, तो अगर मैं बात करूं कि कॉन्डम्स का जो यूज आजकल क्या मतलब करना ही चाहिए, है ना, पता नहीं पहले होता था कि नहीं पॉपुलेशन को देख के, बट आजकल बहुत होने लग गया है, राइट। ऑलमोस्ट ब्लिंकिट हैज डेवल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्डम्स ऑन दिस वैलेंटाइन वीक, कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। तो कॉन्डम यूज करने से क्या प्लेजर कम हो जाता है? मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Even condoms provide you more pleasure. There are several kinds of condoms. I told you, ripped condoms आती हैं, dotted condoms आती है, whatever your partner wants, you can use that kind. Ultra thin condoms जो अभी मैंने बात की, ठीक है, उससे आपका प्लेजर कोई कम नहीं होगा अगर आपको लग रहा है कि जो नॉर्मल कॉन्डम्स है उससे आपका प्लेजर कम हो रहा है। डिलेइंग कॉन्डम्स आती है तो आप और भी देर तक कर सकते हैं, आपका इरेक्शन वो मेंटेन रखती है बहुत देर तक, तो भी आपका प्लेजर बना हुआ है। कई कॉन्डम्स में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइडेड होता है, अगर ड्राइनेस लग रही है तो आप ल्यूब्रिकेंट्स का साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल धारणा गलत है कि आपका कॉन्डम्स यूज़ करने से प्लेजर ख़त्म हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि पीरियड्स चल रहे हैं ना, और आई एम टू स्ट्रेस्ड, आई वांट टू हैव सेक्स एज अ गर्ल, or maybe as a man I want to have sex with my spouse or partner, do you recommend having sex on periods, और या ये मतलब मिथ बनाया हो कि पीरियड्स पे कभी सेक्स नहीं करना चाहिए? यू कैन डू, आप कर सकते हो, पीरियड्स में सेक्स करना एक बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ यू आर मेंटेनिंग हाइजीन। यू नो, जो मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, उसको कम करता है पीरियड्स में सेक्स करने से। एंड इसके साथ में यस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्की है सेक्स करना भी। तो कॉन्डम्स का यूज़ हमेशा करें, और लुक, वजाइना है ना, सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन, प्लस उसमें ना एसिडिक पीएच बना रहता है ताकि बैक्टीरियाज अंदर ना जाए, उसका फ्लोरा ऐसा होता है। बट पीरियड्स के टाइम जब अल्कलाइन हो जाता है, पूरा वॉल जो होता है अल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि ब्लड का पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है, तो उस टाइम पे बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन होना ज़्यादा प्रोन हो जाता है उस टाइम पे। तो यू हैव टू मेंटेन हाइजीन फर्स्ट, कि मुझे हाँ कॉन्डम्स का यूज़ करना है। आप पैड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं, उसको 4 से 6 घंटे में चेंज करना ही करना है, सफाई ज़्यादा रखनी है। बेसिकली क्लीन हाइजीनिक सेक्स अगर आप करोगे तो यू आर ऑन अ सेफर साइड rather than having a harsh or I'll say a rough sex that should not be there. अगर मैं बात करूं कि suppose again I'm not taking my example as a public at large,
अगर मेरा पीनस बड़ा है या मेरा पीनस छोटा है, कितना इफेक्ट करता है ये एक लड़की के नज़रिए से अगर मैं देखूँ, हाउ मच डज इट इफेक्ट, क्या ये इतना इफेक्ट करता है, ये इतना इफेक्ट करता है, कितना इफेक्ट करता है? लुक साइज डजेंट मैटर, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, साइज मैटर करता है पीनस में, क्योंकि मैं नेक्स्ट आऊँगी कॉन्डम के साइज पे, देयर साइज मैटर्स। ठीक है, तो पीनस साइज डजेंट मैटर इफ़ यू आर फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन इंटीमेसी, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, इट डीपन्स योर रिलेशनशिप। आप फोर प्ले पे फोकस करो, देर आर काइंड्स ऑफ फोर प्ले, आप अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हो, टॉयज़ का यूज़ कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर फीलिंग कि आपका पीनस साइज छोटा है, ठीक है, तो यू हैव सेवरल काइंड्स ऑफ वेरिएशंस, इवन सेक्स पोजीशन, जैसे मैंने बताया था कि छोटे साइज़ के लिए जो पर्टिकुलर सेक्स पोजीशंस बताई थी मैंने, आप उस चीज़ में जाकर देखो, वेरिएशंस ट्राई करो। अगर आपको तब भी लग रहा है कि इट डजेंट डीपन्स, जैसे डॉगी स्टाइल में इट डीपन्स, है ना, तो आप उसमें पिलोज़ का यूज़ कर सकते हो। पिलोज़ आपकी पार्टनर के पेल्विस के नीचे आप पिलो यूज़ करो, उस टाइम पे आप डीपन जा सकते हैं। स्पूनिंग एक पोजीशन होती है, उसमें काफ़ी डीप जा सकते हैं, इवन इन द स्मॉलर साइज पीनस। अगर मैं बात करूं कि ओरल सेक्स की हम बात कर रहे थे, राइट, क्या सेफ होता है ओरल सेक्स, या फिर कोई STI स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं इसमें? चांसेस तो हैं, बट इफ़ यू आर मेंटेनिंग हाइजीन, लुक हेयर टू यू हैव टू यूज़ कॉन्डम्स, और ओरल के लिए ही जो ये आज फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आता है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, ये ओरल के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, तो इवन इफ़ यू आर डूइंग ओरल सेक्स, आपको कॉन्डम्स यूज़ करना ही है, अदरवाइज STIs का रिस्क तो है। राइट, मतलब अगेन सेफ सेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइजीनिक सेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्डम पहना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अक्सर क्या है, बंदा बिना कॉन्डम के प्लेजर ढूंढता है ना, तो कई बार वो प्लेजर बिकम्स पेन हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आफ्टर रिजल्ट आता है ना, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। राइट। पर अगेन मेरा ये मानना है कि द मोर पीपल आर अवेयर, द मोर पीपल आर गेटिंग नॉलेज अबाउट हैविंग अ सेफ सेक्स विद अ गुड पार्टनर। साथ अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से ना। यू डोंट डू और यू डोंट गेट फिजिकल विद आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा सेक्स हो रहा है ना। अगर मैं बात करूँ दिल्ली मुंबई में, इट्स लाइक अ कल्चर है ना, कि हुकअप कल्चर जिसे कहा गया है आजकल, है ना, तो हुकअप कल्चर वो बहुत चल रहा है आजकल, है ना। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड, आई पर्सनली डोंट डू। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे को पता चला है कि भाई हुकअप होता क्या है ना, तो क्योंकि मेरे लिए मतलब हम क्या था, हमारे टाइम तक मिलीनियर्स तक वो वन नाइट स्टैंड आया है ना, उसके बाद जेनजी आ गई, तो ये जेनजी हुकअप वाला ट्रेंड ले आई, हुकअप कल्चर आ गया। बट हमारा तो वही है कि भाई शादी करो, सेफ सेक्स करो, अच्छे बच्चे करो। तुम्हारे कॉन्डम की बात से मुझे एक और चीज़ याद आई ना, कि कॉन्डम्स तो यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ लोग कर भी रहे हैं, बट दे आर यूजिंग द सेम कॉन्डम्स फॉर होल द प्ले। लाइक अगर वो मास्टरबेशन कर रहे हैं, इफ़ या ओरल सेक्स कर रहे हैं, या इंटरकोर्स कर रहे हैं, या फ्रंट वजाइनल सेक्स कर रहे हैं, या एनाल सेक्स कर रहे हैं, सब में एक कॉन्डम यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की फॉर द इन्फेक्शन, है ना। STIs के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस के लिए हो सकता है, तो यूज़ एवरी टाइम अ फ्रेश कॉन्डम। राइट ऑब्वियसली, मतलब मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा। अगेन हाइजीन की बात आ जाती है इसमें, राइट, इट इज़ नॉट दैट हाइजीनिक, और मैं तो कहता हूँ you should keep on changing. If you think the duration is going long, I guess you should change and not reuse it, obviously you should लुक, और अगर कोई है ना कॉन्डम यूज़ नहीं करना चाहता है, कोई मेल अगर कॉन्डम नहीं यूज़ करना चाहता है, तो लड़की को हमेशा याद रखना चाहिए कि भाई मेरी सेफ्टी मेरे हाथ में है, मुझे कॉन्डम यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि फीमेल कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, एंड देर आर मैनी वीडियोज़ इवन कि आपको सिखा देते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं फीमेल कॉन्डम्स। बहुत ईजी है, आप कर सकती हैं यूज़, और अपनी प्रोटेक्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका बंदा अगर नहीं यूज़ कर रहा है और आपको पता है कि नहीं मुझे सेफ रहना है, तो यू कैन यूज़ फीमेल कॉन्डम्स एज वेल। wow, that's really a good information that people might be not aware about that much, that you do get women condoms as well, and you know you should, if you are not using, make your partner maybe use it, है ना। और
thank you thank you so much for letting us or letting me know this thing that you do, we get अच्छा, क्या ये बात सही है कि अगर कोई भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शादी कर लो सही हो जाएगी? नो, अगर आपको पहले से सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो शादी कोई मैजिक थोड़ी है कि जादू हो गया, चलो शादी हो गई तो अब हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। शादी के बाद कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो भी डिफरेंट चीज़ है, शादी के पहले है तो भी डिफरेंट चीज़ है। इट विल परसिस्ट अगर पहले से है तो। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये मिथ जो है वो बिल्कुल निकाल दो कि शादी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, शादी करने से कुछ ठीक नहीं होता। एक चीज सही हो जाती है शादी करने से कि जो ताने होते हैं ना सोसाइटी के, वो बंद हो जाते हैं। पर वो ताने भी अगेन इट चेंजेस फ्रॉम ताने टू ताने। वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होंगे। लोगों के ताने शादी कर लो, शादी कर ली चलो ठीक है, सोसाइटी के लिए आप कहेंगे बच्चा कर लो। भाई नहीं करना है तो नहीं करना है। ये अपने ये हमारा खुद का लुकआउट होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, हमें क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। राइट। और ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने ऐसा भी देखा है कि सपोज 30 साल तक कोई बंदा शादीशुदा नहीं है ना, उसकी शादी 32 में हो गई, तो क्या ज़रूरी है उसका जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, जो सेक्सुअल उसकी इंटीमेसी है, जो उसकी मान लो कोई पावर है, सेक्स पावर है, क्या वो रिड्यूस हो जाती है बाय द एज एज वेल? डज इट मैटर? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी। लोग 80 साल तक भी ना लोग अच्छी तरीके से सेक्स कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ना 20 से 25 में भी एकदम वो हो जाते हैं कि नहीं मुझ में तो ताकत ही नहीं है, या अंदर से आ ही नहीं रहा, माइंड में ही नहीं आ रहा कि मुझे सेक्स नहीं करना है, या मेरी डिज़ायर कम हो गई है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉडी कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हो, आप उसमें कैसे इंडल्ज हो रहे हो, या आप अपनी पार्टनर को उस तरीके से कैसे ले रहे हो। तो इट डिपेंड्स। हालांकि आप जैसे एज अप्रोप्रिएट बात करें तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे मैंने कहा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कुछ लोगों को नाइट फॉल की दिक्कत होती है तो वो डर जाते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो दे कैन फेस। अदरवाइज ये नहीं है कि एज के साथ बिल्कुल कम ही हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी। इट्स आवर साइकोलॉजी ओनली। अच्छा, जब ये रणवीर अलावादिया वाली बात थोड़ी जब उठी मीडिया में है ना, तो वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस इट, पर लेट मी जस्ट बी ओपन अबाउट इट। कि हम देखते हैं, वी हैव सीन 20 से 30 साल के लोगों में दे डू हैव सेक्सुअल डिजायर्स, है ना, दे डू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज, दे डू गेट फिजिकल, है ना। पर जैसी वो एज बढ़ती रहती है, 40-50 की बात करूँ मैं, है ना, तो क्यों ऐसा देखा जाता है, या क्या सही में ऐसा होता है कि लाइक दोज पीपल, है ना, मैरिड कपल्स, उनकी डिजायर्स और उनके थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या परफॉर्म मतलब कम हो जाती है वो चीज़ें? इज इट ट्रू? लुक, देयर आर मैनी फैक्टर्स उसके लिए भी। अगर आप किसी वर्क में ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो, आपकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो या बहुत बिजी शेड्यूल्ड हो, तो अपने आप दिमाग में ये चीज़ें कम हो जाती है, एंड इट्स नॉर्मल। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो पार्टनर के साथ एक बार ओपन कम्युनिकेशन करके देखिए। इंटीमेसी, मैंने जैसे कहा था, सेंसुअल टचेस या नॉन सेक्सुअल टचेस, मसाजेस, अलग अलग तरीके की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर फेसिंग लाइक कि अरे यार कम हो रहा है, मुझे बढ़ाना है। अदरवाइज़ वही आपका स्ट्रेस लाइफ चलती जा रही है, आप बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं कि नहीं यार हो चुका है, ख़त्म हो गया मेरा, तो सेक्स लाइफ ही ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। तो आप सेक्स लाइफ को और अपने आई गेस वेजाइना को और पीनिस को कभी भी जगा सकते हो, इज इट ट्रू? स्टिल पता है बहुत सारा बाकी है। इट्स नॉट दैट छोटा सा सब्जेक्ट। एक चीज़ पे भी ना बहुत है, बहुत कुछ है जानने के लिए। हम जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, पर एक और मेरे दिमाग में एक मिथ आ रहा था कि सपोज अगर कोई लड़की वर्जिन है, राइट, तो क्या उसका हीमन इंटैक्ट होगा, और कितना कितना एक फ़र्क पड़ता है उससे कि सपोज हाउ लॉन्ग कैन आई कीप माई वर्जिनिटी, ऑब्वियसली फॉर एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट, बट ऐसा भी होता है क्या कि अगर आप वर्जिन ही हो फॉर लाइफ, उसमें भी कोई इश्यूज आने लग जाते हैं? लुक, वर्जिनिटी इज़ नॉट मेजर्ड बाय अ हाइमन इंटैक्ट है या नहीं, ठीक है। वर्जिनिटी बस एक टैबू बना दिया है लोगों ने। वर्जिनिटी, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सेक्सुअल एक्ट कर लिया या हाइमन टूट गई है। तो कई बार क्या होता है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब मुझे पता नहीं है,
कि लड़कियों को चेक किया जाता था ऑन द फर्स्ट नाइट कि ब्लीडिंग हुई है नहीं, वाइट बेडशीट डाल दी है, तो वो पता करते थे इज शी वर्जिन और नॉट. इट्स नॉट लाइक दैट. मैनी स्पोर्ट्स में जो लड़कियां होती है, साइकिलिंग जो कर रही होती है, जो रनर्स होते हैं, जो पेड़ वेड़ पर चढ़ते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे भी हाइमेन ब्रेक हो सकती है. तो इट डजेंट डिपेंड कि यार हाइमेन ब्रेक हो गई है तो ये वर्जिन नहीं है. शी कुड बी वर्जिन. तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी मुझे अगर सेक्स की बात करनी है तो लोगों को बहुत शर्म आ जाती है. मतलब मैं अगर किसी अपने दोस्त से भी बात कर रहा हूँ ना तो वो शर्मा जाते हैं कि अरे पागल है, तो कैसी बातें कर रहा है, कुछ और बात कर, है ना. ऐसा क्यों है हमारे आसपास ऐसा, तो कि मैं क्या करूं कि भाई तू मेरी बात तो सुन, है ना. तो अगर मुझे उससे कुछ बात भी बतानी इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, क्यों ऐसा लोगों में टैबू. एक सोसाइटी, अगर मुझे हटाना है ये टैबू तो मैं क्या करूं ऐसा कि ऑब्वियसली इन अ डिसेंट वे करना होगा, नहीं तो मेरे पे भी मल्टीपल FIR हो जाएंगी, फिर मैं भी कोलैब करता फिरूंगा कहीं, है ना. तो अगर मुझे एड्रेस करना है पीपल को तो हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड. Look, you have to be open to your audience or your friends कि यार ये इशू है, ये लोगों में होता है, दिस इज वेरी कॉमन, या ये चीज नेचुरल है. सेक्स इज ऑल अ नेचुरल थिंग, नेचुरल प्रोसेस है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सामने वाले को आपको ये बोलना पड़ेगा भाई तू भी तो करेगा, तू भी तो करता होगा, राइट. तो यू हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट कि ये हम करते हैं, इट इज अ नेचुरल. भाई तुम यूरिन पास करने जाते हो, फीसेस पास, स्टूल पास करने जाते हो, दिस इज ऑल नेचुरल ना. तो सेक्सुअल डिजायर या सेक्स होना इट इज ऑल्सो नेचुरल, या उसकी कोई डिजीज होना ये भी हमारी बॉडी पर ही तो डिपेंड है ना, कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है दूसरी बीमारियों की तरह. तो एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें होती है, हमें खुल के बात करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा. ये नहीं कि अरे यार इसके साथ ये ऐसा हुआ. बी जेन्युइन, सिंपल लैंग्वेजेस का यूज करो, और जितना आप सीरियसली उस चीज को बात करोगे आपकी बात सुनी जाएगी. हमने कवर कर लिया है कि हाउ कैन पेरेंट्स टॉक टू देयर चिल्ड्रन एंड हाउ कैन चिल्ड्रन क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ में ये चीज़ें बात करना, इस बारे में कंसल्ट करना डॉक्टर से इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज. तो व्हाट आर द टिप्स, और इफ आई मे से सो व्हाट आर द रेमेडीज दैट यू सजेस्ट. एक तो रोल प्ले हो गया टू हैव अ गुड लॉन्ग ड्यूरेशन सेक्स. अगर मैं कहूँ तो रोल प्ले क्या सही है, राइट? यस, इट इज वेरी गुड. अगर आप कुछ वेरिएशन चाहते हैं, आप बोर हो गए तो बिल्कुल रोल प्ले करो यार. ये आपके इसमें कुछ स्पाइस अप थिंग्स होती है कि ये करो. BDSM आपने सुना होगा, बहुत अच्छी चीज है इफ यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को कुछ नहीं करना है ना, कि मतलब आई जस्ट सिट एंड लेट माई पार्टनर डू एवरीथिंग, आई गेस दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. पर अगर मैं आपसे कुछ टिप्स लूँ कि आकांक्षा गिव मी अ टिप्स, आई वांट टू सेटिस्फाई माई पार्टनर, है ना, जल्दी से मेरे को एक बढ़िया सी टिप दे दो कि मैं जाऊँ और सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या होगी वो? फॉर योर पार्टनर, फॉर मी टू शो माई पार्टनर, कि वो करे या आप करें? नहीं मैं करूं कि वो सेटिस्फाई हो जाए, और फिर वो भी करे एज अ लेडी ऑल्सो कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं. इमोशनली अटैच होने की कोशिश करो सबसे पहले. जब तक आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा, आप मेंटली उससे कनेक्टेड नहीं होगे, आप ना तो उसकी डिजायर समझ पाओगे ना अपनी उसको शो कर पाओगे. फिजिकल टच इज ऑल ठीक है, हो गया, मोमेंट्री है, बट जो इमोशनल कनेक्शन है, जो इंटीमेसी है इमोशनल, वो आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है. तो जो सेटिस्फेक्शन है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आपने इंटरकोर्स कर लिया, एक एक्ट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया. इट्स नॉट ऑल सेटिस्फेक्शन कि ऑर्गेजम आ गया तो हो गई बंदी सेटिस्फाई. यू हैव टू डीपन योर इंटिमेसी इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. आउट प्ले जिसे हम कहते हैं ना, कि इवन आफ्टर सेक्स आप आउट प्ले करो, कडल करो, है ना. ये चीजों को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टू डीपन योर इंटिमेसी. सो आई गेस मेन मस्ट फोकस ऑन दिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी जो मेरी ऑडियंस लड़के देख रहे हैं कि आई डोंट थिंक सो बॉयज और मेन डू लाइक कडलिंग. लुक, सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे जोन्स हैं लड़कियों में, ठीक है, बट
जरूरी नहीं है कि हर लड़की में वो जोन हो. पीपल मे नॉट नो, आई डोंट नो. 7 जोन्स होते हैं फीमेल्स में, ईयर्स, नेक, क्लिटरिस. क्लिटरिस स्टिमुलेशन जो सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो आप कुछ करो नहीं करो, आपको उसका क्लिटरल स्टिमुलेशन करना ही है. अगर आप एक सेटिस्फेक्शन, आप सेक्सुअल एक्ट में सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो तो क्लिटरल स्टिमुलेशन, जी स्पॉट हिट करना जिसे आप कहते हैं, है ना, वो बहुत जरूरी है. और उसके लिए डिफरेंट पोजीशंस है. मेरा ये मानना है कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ ना हूँ, है ना, एक ये भी एक सोसाइटी में वो बना हुआ है कि भाई तुम्हारा बंदा या बंदी सेटिस्फाई जरूर रहनी चाहिए, है ना. आइदर यू कम और नॉट, मेक श्योर योर पार्टनर. तो आई गेस आकांक्षा, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ एक्साइटेड एपिसोड, है ना. वी लर्नड अ बिट ऑफ एवरीथिंग, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सोसाइटी बहुत बड़ी है, एड्रेस करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है ना. आज के टाइम में तो वैसे ही द पीपल आर सो फ्यूरियस एंड यू नो बहुत ही गलत वे में भी ले जा रही है जनता कई बार. हालांकि कुछ चीज़ें गलत भी बोली गई हैं, और पर बहुत ही डिसेंट तरीके से अगर मैं जानना चाहूँ तो बहुत ही बढ़िया कन्वे करा है आपने. टू मेक अगेन, टेकिंग एज अ होल, टू मेक माई पेरेंट्स नो, है ना, कि इफ आई हैव एनी सेक्सुअल इश्यूज और सेक्सुअल हेल्थ परफॉर्मेंस, सो नाउ आई कैन एटलीस्ट एड्रेस देम एंड आई नो हाउ टू एड्रेस इट विद अ गुड एटमॉस्फेयर, हाउ टू मेक इट वर्क. थैंक यू सो मच. आप ये चीज पहले समझो. एग्जैक्टली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे समझा पाऊंगा किसी को. सो आई गेस मेरी तरफ से इतना ही था. आकांक्षा, आपके पास कुछ चीज़ें हों हमारी ऑडियंस के बारे में जो वो जानना चाहें या जो आप बताना चाहें, सो प्लीज़ पूरा टाइम आपका है, अब जो आप बताना चाहो. लुक, ऑलमोस्ट वी आर कवर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिक होते हैं, जो उनको जानना पहले जरूरी है. उसके बाद जो चीजें आती है, आई लेट यू नो. अगर कोई मुझे कमेंट्स अगर आप पूछना चाहें तो मैं बता सकती हूँ. मुझे पर्टिकुलर चीजें बता दो, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं यहाँ कवर करना तो चाहती हूँ, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हमारे पास टाइम की काफी कमी है. बाकी मैं चाहूंगी कि आप हेल्थी लाइफस्टाइल एक बार इनकॉर्पोरेट करें. एक हेल्थी लाइफस्टाइल से आपकी जितनी सारी चीजें है ना, वो एक बार अलाइंड हो जाती हैं. जितना आप अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे या अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, हाइजीन मेंटेन करें, जो एक नॉर्मल इंसान करना चाहिए, वो आप करो, तो आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ काफी मेंटेन रहेगी. राइट. और ज़्यादा मास्टरबेशन करने से भी कोई नुकसान नहीं है, तब तक जब तक आप अपनी रेगुलर दिनचर्या ठीक रख रहे हो, खाना पीना ठीक रख रहे हो, आई गेस. तो आई गेस मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और अगर किसी के पास कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब किसी को है, कोई भी सजेशन देनी है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकता है. बाकी आकांक्षा का इंस्टाग्राम हैंडल, इफ आकांक्षा अलाउज मी, आई विल टैग हर. किसी को भी रीच आउट करना है डायरेक्टली, प्लीज डू रीच आउट टू हर डायरेक्टली. हो सकता है तुम मेरे को जो चीज़ ना बताओ, तो ऑब्वियसली शी इज़ द एक्सपर्ट, शी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड शी विल गाइड यू इन अ प्रॉपर डिसेंट मैनर. तो लेट्स कनेक्ट आकांक्षा एनी टाइम सूनर. बहुत मजा आया ये वाला पॉडकास्ट शूट करने में. आई होप ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. एक और एपिसोड हम और करें इस पर और ज्यादा ज्ञान की बातें करें, और जो लोग जानना चाहते हैं उस पर और हम बात कर पाए. एग्जैक्टली. We'll go too deep next time. इस टाइम थोड़ा हम ऊपर से कर रहे हैं कवर. नेक्स्ट टाइम विल गो डीप फॉर श्योर. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अगेन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड गेस्ट. नमस्तुते करते हैं हम अपनी एक उसका, तो नमस्तुते आकांक्षा. डन. शॉर्ट है, कट. मजा आया यार, बहुत अच्छा था, फन लविंग था. आई गेस हम बहुत कुछ कवर और कर सकते थे, बट वो ना बहुत ज्यादा फिर वास्ट, यू नो. पर फिर ना लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत लंबा खिंच गया, तो थोड़ा सा ऐसे कट कर करके, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, जो लोग अगर पूछते हैं ना चीजें कॉमनली, उस पर हम फिर बात करेंगे. पर्टिकुलर कभी डिजीजेस पे बात की, या पर्टिकुलर इस चीज पे बात की, सिर्फ इंटीमेसी पे बात की. पूरा पॉडकास्ट इंटीमेसी पे हुआ, सिर्फ वर्ड एक इंटीमेसी पे, तो भी